वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। आज हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं? आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टडी करने वाले हैं और इस टॉपिक का नाम क्या हम लोग बोलेंगे? रेस्पिरेशन, या इसको हम लोग इन अदर वर्ड्स क्या बोलते हैं? सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये टॉपिक आता है आपका बायोकेमिस्ट्री के अंडर और ये मेटाबॉलिज्म के अंडर भी आता है ये टॉपिक, और ये हम लोग बोल सकते हैं प्लांट फिजियोलॉजी में जो रेस्पिरेशन है उसके अंडर भी ये टॉपिक आता है। ठीक है, तो सारा कुछ ऑलमोस्ट सेम है। मैं डिटेल में बताने वाला हूँ रेस्पिरेशन को। ठीक है, और इसका जो मेजर इवेंट्स है या मेजर स्टेप्स है इसको भी मैं डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, और याद रखना ये बहुत आसान है। अब जो भी मैं सीरीज ऑफ लेक्चर्स जो बनेगा ये रेस्पिरेशन टॉपिक से, उसको आप वन बाय वन देखना, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और सारा का सारा क्वेश्चन, चाहे वो CSIR का रहे, चाहे वो नेट का रहे, चाहे वो DBT, कोई सा भी कॉम्पिटिशन एग्जाम का अगर आप दे रहे हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम, और अगर उससे क्वेश्चन, अगर उस कॉम्पिटिशन एग्जाम में अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं तो आपका जरूर सॉल्व होगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या चीज, हम लोग बोलेंगे रेस्पिरेशन। ठीक है, तो मैं बेसिक से बता रहा हूं और मैं धीरे धीरे क्या करूंगा, हाई लेवल या डीप लेकर जाऊंगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या चीज, रेस्पिरेशन। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि रेस्पिरेशन क्या होता है, या हम लोग बोलेंगे सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने सेल्यूलर रेस्पिरेशन का डेफिनेशन लिखा है। ठीक है, यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट फीचर्स लिखा है। तो अब देखो एक्चुअल में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे रेस्पिरेशन, हम लोग बोलेंगे एक ऐसा कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है। ठीक है, जिसमें हम लोग बोलेंगे जो फूड होता है ना उसका क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, फूड का क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन होता है, या हम लोग बोलेंगे फूड का क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, और ये फूड अल्टीमेटली हम लोग बोलेंगे क्या देता है, जब ये फूड टूटता है तो ये क्या देता है, हम लोग बोलेंगे एनर्जी देता है। ठीक है, किस फॉर्म में, हम लोग बोलेंगे इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो ये जो प्रोसेस होता है, ठीक है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन हम लोग बोलेंगे एक, हम लोग बोलेंगे कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है। ठीक है, कैटाबॉलिक का मतलब होता है टूटना, जिसमें क्या होता है, हम लोग बोलेंगे जो फूड होता है, ठीक है, उसका क्या होगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन भी होगा। ठीक है, तो फूड का क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन होता है, या फूड का क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है, और अल्टीमेटली हम लोग बोलेंगे फूड टूटता है और क्या मिलता है हम लोगों को, ATP मिलता है, या हम लोग बोलेंगे एनर्जी मिलता है। ये इंटायर प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। और ये जो रेस्पिरेशन होता है, ये रेस्पिरेशन क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सेल के अंदर होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर वही मैंने यहां पर लिखा है कि रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक, कैटाबॉलिक का मतलब होता है टूटना। रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, हम लोग बोलेंगे फूड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है या ब्रेकडाउन होता है, और क्या बनता है, हम लोग बोलेंगे एनर्जी बनता है, किस फॉर्म में, ATP के फॉर्म में। तो ये कंप्लीट कैटाबॉलिक प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं, या हम लोग बोलेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन बोलेंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। देखो ध्यान से, अगर फूड के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे ना, ठीक है, तो फूड में हम लोग बोलेंगे जो मोस्ट कॉमन जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है ना, वो क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज होता है। ठीक है, ये क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ये मोस्ट कॉमन क्या होता है, हम लोग बोलेंगे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है। क्या होता है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो गया, अब ये मोस्ट कॉमन ग्लूकोज को हम लोग क्या बोल रहे हैं, मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। याद रखना, ग्लूकोज को हम लोग मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ग्लूकोज ही एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है या ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी टूट जाएगा। ठीक है, और हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी क्या होगा, ये ग्लूकोज टूटेगा और क्या देगा, हम लोग बोलेंगे ATP देगा या एनर्जी देगा। इसीलिए क्या चीज हम लोग बोलेंगे मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। ठीक है, याद रखना है। तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि ग्लूकोज को ही हम लोग क्या मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्यों लेते हैं, इसीलिए लेते हैं क्योंकि ग्लूकोज ही एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है या ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो क्या क्या करता है, हम लोग बोलेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और क्या हम लोग बोलेंगे इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टूटता है और हमारे बॉडी को क्या देता है, एनर्जी देता है, या हम लोग बोलेंगे ATP देता है। इसीलिए ग्लूकोज क्या है, मोस्ट कॉमनली रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। ठीक है, ये जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है ना, याद रखना, ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के बारे में मुझे अलग से मैं ये एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक चीज याद रखना, यहाँ पर ये जो मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होता है, ग्लूकोज होता है। ठीक है ना, और ग्लूकोज क्या होता है, हम लोग बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट्स होता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग बोलेंगे, प्रोटीन हम लोग बोलेंगे, लिपिड। ठीक है, ये तीनों क्या चीज हम लोग बोलेंगे, तीनों के मिलने से क्या बनता है, हम लोग बोलेंगे फूड बनता है। तो अगर फूड को अगर हम लोग डिफाइन करेंगे तो याद रखना, फूड हम लोग बोलेंगे वैसा एडिबल पार्ट होता है, वैसा एडिबल पार्ट होता है जो कि हम लोग बोलेंगे दो कंपोनेंट से बनता है। ठीक है, पहला कंपोनेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, पहला कंपोनेंट को हम लोग बोलते हैं मेन कंपोनेंट। ठीक है, दूसरा कंपोनेंट को हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट। याद रखना, क्या बोलते हैं, हम लोग बोलेंगे सप्लीमेंट। ठीक है,
मेन कंपोनेंट में क्या आता है हम लोग बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट आता है, प्रोटीन आता है और हम लोग बोलेंगे लिपिड आता है। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड को हम लोग मेन कंपोनेंट क्यों बोल रहे हैं, इसीलिए इसको मेन कंपोनेंट बोल रहे हैं क्योंकि यही टूटता है और क्या देगा हम लोग बोलेंगे, क्या देगा हमारा बॉडी को, क्या देगा एनर्जी देगा। किस फॉर्म में हम लोग बोलेंगे, एटीपी के फॉर्म में। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड क्या है, मेन कंपोनेंट ऑफ फूड है। सप्लीमेंट में क्या आता है हम लोग बोलेंगे, सप्लीमेंट में आता है विटामिन और मिनरल्स, ये सब सारा का सारा क्या आता है हम लोग बोलेंगे सप्लीमेंट में आता है। ठीक है, सप्लीमेंट वैसा हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है या इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो क्या करता है, जो हमारा बॉडी को एनर्जी तो नहीं देगा, ठीक है याद रखना, लेकिन भी हमारे बॉडी के लिए क्या चीज हम लोग बोलेंगे इसेंशियल है, या हम लोग बोलेंगे हमारा बॉडी के लिए जरूरी है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर फूड में क्या आ रहा है, कार्बोहाइड्रेट भी आ रहा है, प्रोटीन भी आ रहा है, लिपिड भी आ रहा है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। जिसका एग्जांपल क्या हम लोग बोलेंगे, जिसका एग्जांपल हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज। क्यों ग्लूकोज मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट वैसा सबस्ट्रेट या वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड या हम लोग बोलेंगे वैसा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है जो क्या करता है हम लोग बोलेंगे, जो क्या करता है, टूटता है और क्या देता है हमारे बॉडी को एनर्जी देता है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, या हम लोग बोलेंगे रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है। और रेस्पिरेशन में क्या होता है हम लोग बोलेंगे, फूड टूटता है और क्या मिलता है, एटीपी मिलता है या एनर्जी बनता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। और ग्लूकोज क्या होता है हम लोग बोलेंगे मोस्ट कॉमनली क्या होता है, मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है। याद रखना इस चीज को। मैं इसके बारे में, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के बारे में मैं अलग से एक लेक्चर बनाऊंगा, पहले मुझे इसको खत्म करने दीजिए उसके बाद। ठीक है, तो देखो एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक्चुअल में ये हो रहा है कि जो ग्लूकोज है, जो फूड है, ये क्या होगा हम लोग बोलेंगे, ये क्या होगा हम लोग बोलेंगे टूटेगा। ठीक है, टूटेगा, जिस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, जिस प्रोसेस को बोलेंगे हम लोग कैटाबॉलिज्म। ठीक है, या ब्रेकडाउन भी बोल सकते हैं। ठीक है, और हम लोग बोलेंगे कि ये प्रोसेस होता है किसके प्रेजेंस में, हम लोग बोलेंगे एंजाइम्स के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, और क्या बनता है हम लोग बोलेंगे, क्या बनता है 6CO2 प्लस हम लोग बोलेंगे 6H2O प्लस हम लोग बोलेंगे क्या चीज, एनर्जी। ठीक है, किस फॉर्म में बनता है एनर्जी, हम लोग बोलेंगे एटीपी के फॉर्म में बनता है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर ये ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ जो फूड है, फूड मतलब जो मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, जो ग्लूकोज है वो टूटेगा एंजाइम्स के प्रेजेंस में। ठीक है, जिसको हम लोग कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है, ग्लूकोज जब टूटेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैटाबॉलिज्म या कैटाबॉलिक प्रोसेस, या हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लूकोज का क्या चीज हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन। ठीक है, और क्या बनेगा हम लोग बोलेंगे, क्या बनेगा अल्टीमेटली, क्या बनेगा हम लोग बोलेंगे एनर्जी बनेगा। किस फॉर्म में बनेगा, एटीपी के फॉर्म में बनेगा। ठीक है, याद रखना है। अब देखो, अब यहाँ पर अगर मान लो, देखो ध्यान से, अगर मान लो ये ग्लूकोज, इस ग्लूकोज में कितना कार्बन है, देखो ध्यान से, इस ग्लूकोज में कितना कार्बन है, 6 कार्बन है ना, C6H12O6 यही है। ठीक है, अगर ये ग्लूकोज का सारा कार्बन, अगर ये ग्लूकोज का सारा कार्बन अगर CO2 के फॉर्म में बाहर निकल जाए, ठीक है, तो यहाँ पर कितना कार्बन है, 6 कार्बन है, तो कितना CO2 निकलेगा, हम लोग बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 कार्बन से कितना CO2 निकल सकता है, 6। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, 6 कार्बन से कितना CO2 निकल रहा है, 6 CO2 निकल रहा है। तब हम लोग ऐसे प्रोसेस को बोलेंगे कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। याद रखना है। ठीक है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो गया कि जितना कार्बन ग्लूकोज में है, अगर ये सारा का सारा कार्बन क्या हो जाए, हम लोग बोलेंगे रिलीज हो जाए इन द फॉर्म ऑफ CO2, तब इसको हम लोग बोलेंगे कि ग्लूकोज का क्या हुआ है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे कि ग्लूकोज का क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ है। क्योंकि देखो ध्यान से, ग्लूकोज में जो 6 कार्बन है, वो सारा का सारा कार्बन यहाँ पर किस फॉर्म में बाहर निकला है, 6CO2 के फॉर्म में बाहर निकला है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ग्लूकोज का यहाँ पर कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ है, और क्या मिला है, हम लोग बोलेंगे एटीपी मिला है, या हम लोग बोलेंगे एनर्जी मिला है हमारे बॉडी को। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर आपको समझना है, यहाँ से देखो, यहाँ पर मैं मिटा रहा हूँ उसको, और यहाँ पर समझना है, देखो ध्यान से। हाँ, और एक चीज मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, ये ऑक्सीडेशन भी 3 टाइप से होता है। एक को बोलते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन, एक को बोलते हैं पार्शियल ऑक्सीडेशन, एक को बोलते हैं इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। इसके बारे में भी मैं बताऊंगा अलग से। ठीक है, अभी बस इतना जानो कि जितना कार्बन अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में है, या हम लोग बोलेंगे फूड या ग्लूकोज में है, अगर उतना कार्बन बाहर निकल जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे कंप्लीट ऑक्सीडेशन। जैसे ग्लूकोज में कितना कार्बन है, 6 कार्बन है, कितना CO2 निकला, 6 CO2 निकला। ठीक है, तो हम लोग इसको बोलेंगे कंप्लीट ऑक्सीडेशन। ठीक है, याद रखना इस चीज को। तो अब देखो, यही इसी प्रोसेस को तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहां से लेके यहां तक के प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, देखो ध्यान से, यहां से लेके यहां तक के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, रेस्पिरेशन। और ये कहां होता है, हम लोग बोलेंगे सेल के अंदर होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। देख सकते हैं, वही मैंने डेफिनेशन लिखा है और वही मैंने यहाँ पर समझाया है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखो कि एक्चुअल में आपको यहाँ पर दिख रहा है कि क्या हो रहा है, ग्लूकोज क्या हो रहा है, जो मोस्ट कॉमनली रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, जो कि ये टूट रहा है और क्या दे रहा है, एनर्जी दे रहा है। ठीक है, लेकिन यहां से लेके यहां तक होने के लिए, मतलब ग्लूकोज से लेके एटीपी देने तक या एनर्जी मिलने तक के लिए हम लोग बोलेंगे कितने स्टेप होना पड़ेगा, हम लोग बोलेंगे
तीन मेजर स्टेप्स होना पड़ेगा, या हम लोग बोलेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, तीन मेजर स्टेप्स होना पड़ेगा, जिसमें से सबसे पहला जो स्टेप है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, ग्लाइकोलाइसिस। ये फर्स्ट इवेंट या फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। दूसरा जो स्टेप है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। दूसरा वाला स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। और जो तीसरा जो स्टेप है इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। तभी जाके क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज से क्या बनेगा, एटीपी बनेगा। तो इसका मतलब देखो ध्यान से, एक्चुअल में सेलुलर रेस्पिरेशन स्टार्ट कहां से होगा, ग्लाइकोलाइसिस से स्टार्ट होगा। तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे C6H12O6 जो ग्लूकोज है वो टूटेगा, ठीक है। उसके बाद कुछ उसके बाद वो एंटर करेगा क्रेब्स साइकिल में, ठीक है। क्रेब्स साइकिल से फिर एंटर करेगा हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में, ठीक है। तब जाके अल्टीमेटली क्या बनेगा, अल्टीमेटली हम लोग बोलेंगे क्या बनेगा, एटीपी बनेगा, या हम लोग बोलेंगे एनर्जी बनेगा। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन या हम लोग बोलेंगे रेस्पिरेशन, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि रेस्पिरेशन होने के लिए या सेलुलर रेस्पिरेशन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, हम लोग बोलेंगे तीन मेजर इवेंट होना पड़ेगा। पहला ग्लाइकोलाइसिस होना पड़ेगा, उसके आगे के स्टेप को बोलते हैं क्रेब्स साइकिल चलना पड़ेगा, उसके आगे के स्टेप को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलना पड़ेगा, तभी जाके क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एनर्जी बनेगा, या हम लोग बोलेंगे ये सेल को एटीपी मिलेगा, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेशन, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है और मैंने यहाँ पर इसको समझाया, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन आता है कि ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, ठीक है, ये सेलुलर रेस्पिरेशन हम जो सेल्स होता है उसमें कहां पर देखने को मिलेगा, या हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन का जो इवेंट्स होता है, स्टेप्स होता है, ये सेल में कहां पर होगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, उसके लिए मैं यहाँ पर मिटा रहा हूं, एक डायग्राम से बताता हूं कि ये सारा का सारा जो इवेंट्स होता है वो सेल में कहां पर होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करेंगे, अगर हम लोग डायग्राम से समझना चाहिए सेलुलर रेस्पिरेशन को, तो कैसे समझेंगे, तो देखो बहुत आसान है, ठीक है। इसको समझने के लिए देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं बना रहा हूं एक सेल, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि अगर ये सेल है तो ये वाला क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये वाला पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, ये पोर्शन को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, साइटोसोल बोलेंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे साइटोसोल बोलेंगे, ठीक है। मैं न्यूक्लियस को नहीं बना रहा हूं, ठीक है। ये कौन सा सेल है, हम लोग बोलेंगे ये, मान लो कौन सा सेल है, यूकैरियोटिक सेल है, मान लो, ठीक है। तो अब अगर हम लोग बात करेंगे कि यूकैरियोटिक सेल्स में सेलुलर रेस्पिरेशन का जो अलग अलग इवेंट होता है वो कहां पर होता है, तो ध्यान से देखो, सेल का जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, इस साइटोप्लाज्म में जिसको साइटोसोल भी बोलते हैं, ठीक है, यहां पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे यहां पर क्या होगा, एक सेल ऑर्गेनल होगा, उस सेल ऑर्गेनल को हम लोग क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। तो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का क्या चीज है, आउटर मेम्ब्रेन है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है, और ये वाला क्या चीज है, माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है। ये वाला पोर्शन को क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, बहुत आसान है। अब यहां पर देखो, ध्यान से याद रखना है कि ग्लाइकोलाइसिस जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन का पहला इवेंट होता है वो कहां पर होगा, तो हम लोग बोलेंगे वो होगा कहां पर, ग्लाइकोलाइसिस होगा कहां पर, हम लोग बोलेंगे सेल के साइटोप्लाज्म में होगा, ठीक है, या हम लोग बोलेंगे सेल के साइटोसोल में होगा, याद रखना है, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस कहां होगा, देखो मैं यहां पर दिखा रहा हूं, ऐसे करके मैं दिखा रहा हूं ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, याद रखना है। ये ग्लाइकोलाइसिस अगर यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो यूकैरियोटिक सेल्स के कहां पर होगा, हम लोग बोलेंगे साइटोसोल में होगा। क्यों होगा ये मैं बताऊंगा जब ग्लाइकोलाइसिस पढ़ाऊंगा तब, ठीक है, पहला इवेंट बताऊंगा तब, ठीक है, याद रखना है। और अगर हम लोग बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स का, ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स का, ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी क्या होगा, सेलुलर रेस्पिरेशन होगा। तो याद रखना, प्रोकैरियोटिक सेल्स जैसे बैक्टीरिया हो गया, उसमें भी ग्लाइकोलाइसिस कहां होगा, हम लोग बोलेंगे उसमें भी ग्लाइकोलाइसिस होगा बैक्टीरियल सेल के साइटोसोल में, ठीक है। तो अगर हम लोग बैक्टीरिया का सेल बनाते हैं, जैसे मान लो ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में बना रहा हूं, ऐसे करके दिखा रहा हूं, ठीक है, बस इतना दिखा रहा हूं ऐसे करके, ये मान लो प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल है, मान लो ये बैक्टीरिया का सेल है, मान लो, ठीक है। तो बैक्टीरिया का सबसे बाहर वाला जो ये होता है, जो लेयर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल वॉल। उसके अंदर का जो लेयर होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये क्या चीज हो गया, हम लोग बोलेंगे ये वाला क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे सेल वॉल हो गया, ये क्या चीज हो गया, सेल वॉल। और ये क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये वाला पोर्शन क्या हम लोग बोलेंगे, ये वाला पोर्शन है साइटोसोल, ठीक है। तो याद रखना है प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स, और अगर प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में बात करें तो सेलुलर रेस्पिरेशन का सबसे पहला जो मेन इवेंट होता है जिसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, वो कहां होगा, हम लोग बोलेंगे साइटोसोल में होगा, ठीक है, याद रखना है। तो यहां पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस होगा। ग्लाइकोलाइसिस क्यों होगा ये मैं पढ़ाऊंगा जब ग्लाइकोलाइसिस उस टाइम पे बताऊंगा, ठीक है, याद रखना है। तो ये चीज हम लोगों को समझ में आ गया पहला, कि पहला इवेंट कहां हो रहा है, हम लोग बोलेंगे
सेल के साइटोप्लाज्म में हो रहा है, ठीक है, या हम लोग बोलेंगे सेल के साइटोसोल में हो रहा है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल्स रहे चाहे वो यूकैरियोटिक सेल्स रहे, याद रखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि दूसरा इवेंट जो था, जो कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, क्रेब्स साइकिल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। याद रखना क्रेब्स साइकिल कहां चलता है, तो हम लोग बोलेंगे अगर यूकैरियोटिक सेल्स रहेगा तो क्रेब्स साइकिल चलेगा कहां, हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में। तो यहाँ पर क्या मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इन केस ऑफ यूकैरियोट्स क्रेब्स साइकिल चलेगा, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में एज सच कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, तो यहाँ पर जो क्रेब्स साइकिल चलेगा ना, ठीक है, यहाँ पर जो क्रेब्स साइकिल चलेगा वो कहाँ चलेगा, हम लोग बोलेंगे सेल के साइटोसोल में ही चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो क्रेब्स साइकिल चलेगा वो कहाँ चलेगा, हम लोग बोलेंगे साइटोसोल में ही चलेगा, याद रखना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एज सच माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक, याद रखना है। अब देखो ध्यान से, तीसरा जो मेन इवेंट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, या हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये कहां चलेगा यूकैरियोटिक सेल्स का, तो हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल्स में चलेगा इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, कहां चलेगा, हम लोग बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में चलेगा, याद रखना, ठीक है। तो इसका मतलब देखो ध्यान से, ये जो तीसरा जो स्टेप होगा ना, ये कहां होगा, हम लोग बोलेंगे यहां पर होगा इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, याद रखना एटीएस होता है। यही क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे क्या करेगा, एटीपी को बनाएगा, किस तरफ बनाएगा, देखो ध्यान से, किस तरफ बनाएगा, हम लोग बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स की तरफ बनाएगा। कैसे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स की तरफ बनेगा, ये हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जब देखेंगे तब। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को हम लोग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जो कि कहां होता है, हम लोग बोलेंगे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में चलता है। लेकिन एटीपी का सिंथेसिस किस तरफ होगा, हम लोग बोलेंगे इन द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब देखो प्रोकैरियोटिक सेल्स में अगर हम लोग बात करेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में ऐसा कोई भी हम लोग बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया तो होगा नहीं, तो यहां पर कहां पर चलेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, तो याद रखना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल का, ठीक है, इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हम लोग बोलेंगे क्या प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रेजेंट होता है, ठीक है। जहां पर क्या होगा, ध्यान से देखो, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रेजेंट होगा, ठीक है। और यही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या बनाएगा, एटीपी बनाएगा, किस तरफ, हम लोग बोलेंगे टुवर्ड्स द साइटोसोल ऑफ द क्या चीज, हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स या बैक्टीरियल सेल्स, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग इन अदर वर्ड्स और एक नाम से जान सकते हैं, हम लोग बोलेंगे मेसोसोम्स, ठीक है। मेसोसोम्स भी क्या होता है, हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही पार्ट होता है मेसोसोम्स। और ये मेसोसोम्स में भी, मेसोसोम्स में क्या लोकेटेड होता है, हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, या हम लोग बोलेंगे कंपोनेंट्स ऑफ पीडीएस प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो मेसोसोम का एक फंक्शन क्या चीज है, कि ये क्या चीज में हेल्प करता है, हम लोग बोलेंगे एटीपी को बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कंपैरिजन, यूकैरियोटिक सेल्स में ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहां पर हो रहा है, और आप देख सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहां पर हो रहा है, ठीक है। तो ये डायग्राम से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था हम लोग बोलेंगे लोकेशन। अब देखो ध्यान से, अब अगर हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेशन का, ठीक है, तो रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, रेस्पिरेशन में हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, अगला अगला इवेंट क्या हो रहा है, क्रेब्स साइकिल हो रहा है, फिर अगला इवेंट क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो रहा है, तब जाके क्या बना, हम लोग बोलेंगे एटीपी बन रहा है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोल रहे हैं, ठीक है। चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में है चाहे वो यूकैरियोटिक सेल्स में है, आप देख सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर भी देखो ध्यान से, यहाँ पर भी ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और क्या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन या रेस्पिरेशन इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। ये वाला क्या चीज, इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। तो अब यहाँ पर समझना है, देखो ध्यान से, कि ये जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है ना, इसका कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो सबसे पहला देखो फीचर क्या मैंने यहाँ पे लिखा है कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस होता है, आप लोग बोलेंगे इट इज ए सेल्यूलर प्रोसेस। इसका मतलब क्या हो गया, देख सकते हैं, जो भी सेल्यूलर रेस्पिरेशन है ना, वो कहाँ हो रहा है, हम लोग बोलेंगे सेल के अंदर हो रहा है। इसका मतलब सेल्यूलर रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है, हम लोग बोलेंगे सेल्यूलर प्रोसेस है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये सेल के अंदर होता है। क्यों ये सेल के अंदर होता है, इसीलिए सेल के अंदर होता है क्योंकि सेल्यूलर रेस्पिरेशन को करने के लिए जितना भी एंजाइम्स चाहिए वो सब एंजाइम्स कहाँ मिलेगा, हम लोग बोलेंगे सेल के अंदर मिलेगा, ठीक है। याद रखना इसको। तो ये पहला इंपॉर्टेंट फीचर है। दूसरा फीचर को हम लोग क्या बोलेंगे, केटाबॉलिक प्रोसेस है। केटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब, जैसे कि मैंने बताया कि केटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन, टूटना, ठीक है, बिल्कुल। इसका मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज ही मोस्ट कॉमनली रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, ठीक है। ये ग्लूकोज
कब हम लोग बोलेंगे कैटाबॉलिज्म होता है, ठीक है। और ये ग्लूकोज टूटता है, ठीक है, और अल्टीमेटली हम लोग टूटता है मतलब क्या हो रहा है, ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है, मतलब ग्लूकोज टूट रहा है, ठीक है। और अल्टीमेटली हम लोग बोलेंगे क्या चीज होगा, अल्टीमेटली क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे एटीपी बनेगा या हम लोग बोलेंगे एनर्जी बनेगा, ठीक। अल्टीमेटली देख सकते हैं यहाँ पर, तो इसका मतलब हो गया कि ये कैसा प्रोसेस है, सेलुलर रेस्पिरेशन का कैसा प्रोसेस है, हम लोग बोलेंगे इट इज ए क्या चीज, हम लोग बोलेंगे कैटाबॉलिक प्रोसेस, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, तीसरा में मैंने क्या लिखा है कि सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, देखो ध्यान से, एंजाइमेटिक प्रोसेस भी है। एंजाइमेटिक प्रोसेस कैसे है, तो आप देख सकते हैं जो भी सेलुलर रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस हुआ, ठीक है, चाहे वो क्रेब्स साइकिल चले, ठीक है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चले या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बोल सकते हैं, ठीक है, या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरेशन भी बोल सकते हैं, ये सारा का सारा इवेंट में क्या चीज इन्वॉल्व होता है, हम लोग बोलेंगे एंजाइम्स इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या चीज होता है, हम लोग बोलेंगे इट इज ए एंजाइमेटिक प्रोसेस, ठीक, याद रखना, ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया इसी से। अब देखो ध्यान से, चौथा पॉइंट में मैंने क्या लिखा है कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, ठीक है। चौथा में मैंने क्या लिखा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, मल्टी स्टेप ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब हो गया कि जब भी कभी सेलुलर रेस्पिरेशन होगा, ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस होगा, क्रेब्स साइकिल होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगा। ग्लाइकोलाइसिस में भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, क्रेब्स साइकिल में भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। हम लोग देखेंगे, इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। और ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस का मतलब यहाँ पर क्या है, देखो ध्यान से, इसको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ऑक्सीडेशन प्रोसेस का मतलब है, हम लोग बोलेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, इज नोन एज ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो आप देखना यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, क्रेब्स साइकिल के टाइम पे भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के टाइम पे भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, मतलब ऑक्सीडेशन बिल्कुल होगा, ठीक है। मतलब ग्लाइकोलाइसिस में भी ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन का जो पहला पार्ट है ग्लाइकोलाइसिस, उसमें भी ऑक्सीडेशन होगा, क्रेब्स साइकिल में भी ऑक्सीडेशन होगा, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगा तब भी ऑक्सीडेशन होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सेलुलर रेस्पिरेशन इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। हम लोग पढ़ेंगे तो हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, केवल ग्लाइकोलाइसिस में ही तो ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है ना, क्रेब्स साइकिल में भी तो हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी हो रहा है ना, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि सेलुलर रेस्पिरेशन इज अ मल्टी स्टेप ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। मतलब ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, क्रेब्स साइकिल के टाइम पे भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के टाइम पे भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, मतलब यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब हम लोग बोलेंगे कि सेलुलर रेस्पिरेशन इज ए मल्टी स्टेप ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ठीक है। हाँ, ये बात अलग है कि कहाँ पर पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, कहाँ पर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, कहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, वो मैं अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब अगला मैंने पॉइंट यहाँ पर क्या लिखा है, देखो ध्यान से, कि ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वो यूनिवर्सल प्रोसेस है। यूनिवर्सल प्रोसेस का मतलब हो गया कि चाहे वो यूकैरियोटिक सेल रहे, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल रहे, चाहे वो एनिमल का सेल रहे, चाहे वो प्लांट का सेल रहे, चाहे वो फंगस का सेल रहे, कोई सा भी सेल रहे, सारा का सारा प्रोसेस, सारा का सारा सेल्स में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे रेस्पिरेशन होगा, सेलुलर रेस्पिरेशन होगा, याद रखना है। मतलब ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगा, और वो क्या, और ये इवेंट्स होने की वजह से क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सेल्स को क्या मिलेगा, एटीपी मिलेगा या एनर्जी मिलेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सेलुलर रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है, हम लोग बोलेंगे इट इज अन यूनिवर्सल प्रोसेस, ठीक है, याद रखना है। हाँ, एक चीज याद रखना है कि ये सारा का सारा सेल्स में होगा सेलुलर रेस्पिरेशन, एक्सेप्ट हम लोग बोलेंगे वायरस। वायरस याद रखना, वायरस नॉन लिविंग थिंग होता है, वायरस में हम लोग बोलेंगे कभी भी सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस नहीं होगा। हम लोग जानते हैं कि वायरस का काम क्या है, ये होस्ट को क्या करता है, इन्फेक्ट करता है, ठीक है, और होस्ट का मशीनरी को यूज करके क्या करता है, अपना जीनोम को रेप्लिकेट कराता है, ठीक है। तो ये होस्ट का मशीनरी को भी यूज करके अपना जीनोम को ही रेप्लिकेट कराता है, लेकिन ये ग्लाइकोलाइसिस या हम लोग बोलेंगे क्रेब्स साइकिल या हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। कौन, वायरस। इसका मतलब वायरस में हम लोग बोलेंगे चाहे वो नॉन लिविंग थिंग में रहे, ठीक है, या ये किसी होस्ट को इन्फेक्ट करे, कोई सा भी केस हो, हम लोग बोलेंगे वायरस के टाइम पे याद रखना है कभी भी सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं होगा, ठीक है। तो याद रखना सेलुलर रेस्पिरेशन एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, सारा का सारा सेल्स में होगा एक्सेप्ट वायरस। अब इसके बाद मैंने क्या लिखा है कि इट इज एन एक्सर्गोनिक प्रोसेस, मतलब इसमें एनर्जी रिलीज होगा। आप देख सकते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या था, इक्वेशन क्या था, देखो ध्यान से, इक्वेशन यही था ना, C6H12O6, ठीक है, प्लस हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या हुआ था, हम लोग बोलेंगे 6CO2 प्लस हम लोग बोलेंगे 6H2O प्लस हम लोग बोलेंगे एनर्जी, किस फॉर्म में बाहर निकला था, एटीपी के फॉर्म में बाहर निकला था, ठीक है। यहाँ पर क्या लगा था, एंजाइम लगा था, कैटाबॉलिक प्रोसेस या ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, ठीक है। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, फूड है या ग्लूकोज है, मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन जो हो रहा है,
ठीक है। इसमें आप देखो कि इसमें अल्टीमेटली क्या रिलीज हो रहा है, हम लोग बोलेंगे एनर्जी बन रहा है, या हम लोग बोलेंगे एटीपी बन रहा है, ठीक है। याद रखना, मतलब एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज हो रहा है, हम लोग बोलेंगे एटीपी के फॉर्म में रिलीज हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, इसीलिए हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं, इट इज एन एक्सरगोनिक प्रोसेस। एक्सरगोनिक प्रोसेस वैसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होगा, एनर्जी बनेगा और रिलीज होगा, उसको हम लोग बोलेंगे एक्सरगोनिक प्रोसेस, याद रखना है, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया डायग्राम से ही। अब इसके बाद देखो मैंने क्या लिखा है कि इट अकर्स इन ऑल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। वही मैंने यहाँ पर बताया कि ये जो होता है सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस, वो सारा का सारा सेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा, केवल वायरस को छोड़ के। क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सल प्रोसेस होता है, कौन, सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर्स था किसका, सेलुलर रेस्पिरेशन का। तो ये खत्म हुआ, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे वन बाय वन सेलुलर रेस्पिरेशन का इवेंट को देखेंगे, हम लोग बहुत डिटेल में देखेंगे। पहला इवेंट क्या चीज है, ग्लाइकोलाइसिस, इसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद दूसरा इवेंट क्रेब्स साइकिल, इसको भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, इसको भी हम लोग देखेंगे। सारा को हम लोग डिटेल्स में देखेंगे, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, अभी मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, उसको मिटा रहा हूँ और एक मैं चीज बताता हूँ, ठीक है, जिससे आप कोरिलेट कर पाइएगा ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को, या हम लोग बोल सकते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन को, ठीक है। यहाँ पर देखना, एक चीज देखना जो मैं बताना चाहता हूँ, देखना यहाँ पर देखो, ये मान लो सेल है, मान लो, ठीक है, ये मान लो क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये मान लो सेल है। कैसा सेल हम लोग बोलेंगे, ये मान लो यूकैरियोटिक सेल है, मान लो, ठीक है। इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर देखना, ध्यान से समझना, यहाँ पर ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, यूकैरियोटिक सेल्स का मैं ये बना रहा हूँ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये क्या चीज है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, याद रखना है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का मैं जो बना रहा हूँ, ये क्या चीज है, माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है, और ये वाला माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन, ये क्या चीज है, इनर मेम्ब्रेन है। और बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं, इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलते हैं, ये हम लोग जानते हैं। और ये वाला पोर्शन क्या चीज है, सेल का साइटोसोल है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सबसे पहला चीज क्वेश्चन यहाँ पर आएगा कि जो भी ग्लूकोज है, ठीक है, जो भी ग्लूकोज बना वो सेल के अंदर कैसे करके आएगा, पहला क्वेश्चन यहीं पर आएगा, ठीक है, जिसको मैं बताऊंगा। अभी ग्लाइकोलाइसिस पढ़ाऊंगा उस समय मैं बताऊंगा कि ग्लूकोज क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ये क्या होता है, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल। हाइड्रोफिलिक का मतलब हो गया कि ये लिपिड नहीं है। और सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो क्या चीज का बना होता है, हम लोग बोलेंगे लिपिड बाइलेयर होता है। ये क्या चीज होता है, लिपिड बाइलेयर होता है। तो सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन चूंकि लिपिड का बना हुआ है, तो ये कभी भी हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल जैसे कि ग्लूकोज को अंदर नहीं आने देगा, ठीक है। ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, मतलब ग्लूकोज लिपिड नहीं है, मतलब क्या चीज हम लोग बोलेंगे, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है ग्लूकोज, ठीक है। तो कैसे करके अंदर आएगा, ये मैं ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे बताऊंगा, मैकेनिज्म बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद देखो, जब ये ग्लूकोज अंदर आता है सेल के अंदर, तो ये ग्लूकोज का क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। ग्लूकोज का क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। मतलब हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज जब टूटता है, तो वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में टूटता है, ठीक है। और ये प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, ग्लाइकोलाइसिस। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, याद रखना है। तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में टूटा, कहां पर, हम लोग बोलेंगे सेल के साइटोसोल में, ठीक है, समझना यहाँ पर। अब ध्यान से देखो, ये जो पायरुविक एसिड है ना, ये पायरुविक एसिड याद रखना, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, अगर सेल के पास ऑक्सीजन पहुंचेगा तो ये पायरुविक एसिड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इंटर कर जाएगा, कहां पर, हम लोग बोलेंगे कहां पर, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर कर गया। देखो पायरुविक एसिड कहां इंटर कर गया, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में। कब, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, मतलब एरोबिक कंडीशन में, याद रखना एरोबिक कंडीशन में क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे ये पायरुविक एसिड कहां इंटर कर जा रहा है, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ये मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। तो अब देखो, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में ये पायरुविक एसिड हम लोग बोलेंगे कन्वर्ट हो जाता है एक नया मॉलिक्यूल में, जिसको हम लोग बोलते हैं एसिटाइल कोएंजाइम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एसिटाइल कोएंजाइम। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से दो पायरुविक एसिड बना, तो दो पायरुविक एसिड एंटर करेगा मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में, तो दो एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि पायरुविक एसिड है, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन को कैसे करके क्रॉस करेगा और कहाँ पहुंचेगा, मैट्रिक्स में पहुंचेगा। ये कैसे पहुंचती है मैं बताऊंगा, मैकेनिज्म बताऊंगा, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या हुआ, दो एसिटाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो पायरुविक एसिड से जब एसिटाइल कोएंजाइम बनता है, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं लिंक रिएक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिंक रिएक्शन बोलते हैं, या इसका दूसरा नाम है गेटवे रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, गेटवे रिएक्शन भी बोलते हैं, या इसको हम लोग ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन भी बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मैं पढ़ाऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, एसिटाइल कोएंजाइम, एक एसिटाइल कोएंजाइम से हम लोग बोलेंगे एक क्रेब्स साइकिल चलेगा, दूसरा एसिटाइल कोएंजाइम से क्या चलेगा, दूसरा क्रेब्स साइकिल चलेगा, कहां, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, याद रखना है। अब एक क्रेब्स साइकिल से हम लोग बोलेंगे ये एक क्रेब्स साइकिल इंटर कर जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में,
दूसरा क्रेब्स साइकिल हम लोग बोलेंगे इंटर कर जाएगा किसमें, हम लोग बोलेंगे दूसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, जो कहां प्रेजेंट है हम लोग बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तब जाके हम लोग बोलेंगे क्या बनेगा, एटीपी बनेगा। क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे एटीपी बनेगा या एनर्जी बनेगा। कहां, हम लोग बोलेंगे टुवर्ड्स द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो ये सारा का सारा प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है, याद रखना है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जो कि हम लोग को डिटेल में स्टडी करना है। ठीक है, याद रखना है। इसको हम लोग इन अदर वर्ड्स क्या बोल सकते हैं, देखो ध्यान से, इसको हम लोग इन अदर वर्ड्स बोल सकते हैं, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग बोल सकते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। क्यों एरोबिक रेस्पिरेशन बोल रहे हैं, क्योंकि यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या हुआ है, हम लोग बोलेंगे ये कंप्लीट प्रोसेस हुआ है, मतलब ग्लाइकोलाइसिस भी हुआ है, क्रेब्स साइकिल भी चला है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी चला है। इसको हम लोग बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और एक टाइप का रेस्पिरेशन होता है जिसको बोलते हैं एनएरोबिक, उसमें भी हम लोग अलग से मैं बताऊंगा, पहले एरोबिक को खत्म करता हूं, उसके बाद उसमें क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा। ठीक है, याद रखना है। और याद रखना, हमेशा याद रखना, एरोबिक रेस्पिरेशन में हमेशा रखना है, एरोबिक रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मोस्ट कॉमनली यूज्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट या मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, इसका क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा, याद रखना है। और क्या बनेगा अल्टीमेटली, देखो अल्टीमेटली क्या बनेगा, एनर्जी बनेगा। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो गया, कंप्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो गया कि ग्लूकोज में जो 6 कार्बन था वो सारा का सारा कार्बन क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे CO2 के फॉर्म में बाहर निकल गया, तब हम लोग बोलेंगे कंप्लीट ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में याद रखना है कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन में आप देख सकते हैं पहला स्टेप क्या है, ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा स्टेप क्या चीज है, क्रेब्स साइकिल, तीसरा स्टेप क्या चीज है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, तो इसी को हम लोग को डिटेल में देखना है। पहले मैं इसको बता लेता हूं, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, उसके बाद क्रेब्स साइकिल, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उसके बाद मैं बताऊंगा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के बारे में, और भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट बताना है, ऑक्सीडेशन के बारे में भी बताना है, और भी फॉस्फोराइलेशन के बारे में भी बताना है। बहुत सारा कॉन्सेप्ट है जो मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, उसको खत्म करने के बाद फिर हम लोग इंटर करेंगे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में। ठीक है ना, तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे सबसे पहला इवेंट जिसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। इसको खत्म करने के बाद हम लोग बोल सकते हैं कि कैसे करके पायरुविक एसिड कहां इंटर करेगा, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में, कैसे करके ये एसिटाइल एंजाइम में चेंज होगा, क्यों लिंक रिएक्शन बोलते हैं, गेटवे रिएक्शन बोलते हैं, सब देखेंगे। उसके बाद देखेंगे क्रेब्स साइकिल को डिटेल में देखेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे सबसे पहला इवेंट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सबसे पहला इवेंट ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। याद रखना, ठीक है। और ये हम लोग किस एस्पेक्ट में देखेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन के एस्पेक्ट में देखेंगे। ठीक है, तो ये डायग्राम को बस आप दिमाग में रखना, बाकी मैं सारा का सारा डिटेल में मैं बताऊंगा। ठीक है, बस इस डायग्राम को दिमाग में रखना। ग्लाइकोलाइसिस कहां हुआ, साइटोसोल में हुआ। ठीक है, एसिटाइल एंजाइम का फॉर्मेशन कहां हुआ, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब्स साइकिल कहां चला, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहां चला, इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में। बस इतना दिमाग में रखना, बाकी सब मैं डिटेल में यहाँ पर बताऊंगा कि कैसे करके क्या करना है, सारा कुछ बहुत आसान है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे फर्स्ट इवेंट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है।